आज बाजार ने शानदार शुरुआत की और पूरे दिन मजबूती बनी रही, लेकिन आखिरी घंटों में प्रॉफिट बुकिंग ने तेजी की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। निफ्टी 171 अंक चढ़कर 24,177 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 609 अंकों की बढ़त के साथ 77,496 पर बंद हुआ। हालांकि दिन में सेंसेक्स करीब 77,982 तक पहुंच गया था, यानी इंट्राडे में लगभग 1,096 अंकों की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आने से बाजार अपने हाई टिक नहीं पाया। इंडिया विक्स आज 3% से ज्यादा गिरकर 17.4 के स्तर पर आ गया। इसका मतलब यह है कि निवेशकों की घबराहट में थोड़ी कमी आई है। हालांकि 17.4 का स्तर अभी भी एलिवेटेड माना जाता है, इसलिए बाजार में वॉलेटिलिटी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और ट्रेडर्स को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। सेक्टोरल प्रदर्शन में आज एफएमसीजी, रियल्टी और ऑटो सेक्टर सबसे मजबूत रहे और इन इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। दूसरी तरफ निफ्टी, मीडिया और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर दबाव में रहे। एफएमसीजी शेयरों में आई ये तेजी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी और क्रूड ऑयल टेंशन के बीच निवेशक अब कंपैरेटिवली सेफर और डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ पैसा शिफ्ट कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर आज मिक्स्ड रही। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 0.07% की हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.65% चढ़कर बंद हुआ। इसका मतलब यह है कि आज की तेजी ब्रॉड बेस्ड नहीं थी, बल्कि चुनिंदा लार्ज कैप और हैवी वेट शेयरों में ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यह एक अहम संकेत है, क्योंकि पूरे बाजार की पार्टिसिपेशन अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई है। आज के टॉप गेनर्स में आईटीसी, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल और सन फार्मा जैसे बड़े नाम शामिल रहे। वहीं इंडिगो, एनटीपीसी और बजाज फिनसर्व जैसे शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। खासकर इंडिगो पर महंगे क्रूड ऑयल का असर साफ दिखाई दिया, क्योंकि एविएशन कंपनियों की लागत सीधे फ्यूल प्राइसेस से जुड़ी होती है। बजाज फाइनेंस ने मार्च तिमाही यानी Q4 वित्त वर्ष 2026 में शानदार नतीजे पेश किए। कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 23% बढ़कर 4,839 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 3,940 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही कंपनी ने शेयर होल्डर्स के लिए 6 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसमें स्पेशल पे आउट भी शामिल है। एनबीएफसी सेक्टर के लिए ये एक मजबूत और भरोसा बढ़ाने वाला संकेत माना जा रहा है। अडानी पावर ने भी मार्च तिमाही में दमदार प्रदर्शन दिखाया और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 52.33% बढ़कर 4,017 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल 2,637 करोड़ रुपए था। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू लगभग फ्लैट रहा और 14,223 करोड़ रुपए के आसपास बना रहा। इसका मतलब यह है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और बेहतर मार्जिन्स की वजह से बढ़ी है, न कि रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से। वेदांता ने वित्त वर्ष 2026 में अपना अब तक का सबसे मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दर्ज किया। कंपनी का फुल ईयर रेवेन्यू 15% बढ़कर 1,74,075 करोड़ रुपए पहुंच गया। इबिट्टा 34% बढ़कर 55,976 करोड़ रुपए रहा और नेट प्रॉफिट यानी पीएटी 22% बढ़कर 25,096 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनी का डीमर्जर 1 मई 2026 से लागू होने जा रहा है और इसकी रिकॉर्ड डेट 30 जून 2026 तय की गई है, जिस पर निवेशकों की खास नजर बनी हुई है। वेदांता के डीमर्जर का असर डेरिवेटिव्स मार्केट पर भी देखने को मिला, क्योंकि इसके सभी एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट्स समय से पहले एक्सपायर कर दिए गए। शेयर में इंट्राडे के दौरान करीब 5% की तेजी आई और ये 775.95 रुपए तक पहुंच गया। यूएई ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से बाहर होने का बड़ा फैसला लिया है। भारत के लिए ये लंबी अवधि में सकारात्मक खबर मानी जा रही है, क्योंकि भारत अपनी करीब 85% क्रूड ऑयल जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति सामान्य होती है तो यूएई अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 मिलियन बैरल्स पर डे तक बढ़ाकर भारत को बेहतर सप्लाई और प्राइसिंग टर्म्स दे सकता है। ब्रेंट क्रूड आज 3.01% की तेजी के साथ $114.60 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी तनाव और यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट को माना जा रहा है। बाजार को डर है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन में डिसरप्शन और शिपिंग डिलेज बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस लगातार ऊंचे बने हुए हैं। भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर एक महीने के निचले स्तर 94.80 तक पहुंच गया था। हालांकि आरबीआई के इंटरवेंशन और स्टेट रन बैंक्स द्वारा डॉलर सेलिंग की वजह से रुपया थोड़ा संभला और 94.73 पर बंद हुआ। मार्च महीने में रुपया 95.11 के ऑल टाइम लो तक जा चुका है। आज अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बेहद अहम पॉलिसी मीटिंग हो रही है और बाजार में लगभग 100% संभावना मानी जा रही है कि ब्याज दरें 3.5% से 3.75% के दायरे में अनचेंज्ड रहेंगी। ये जेरोम पावेल की फेड चेयर के रूप में आखिरी मीटिंग भी मानी जा रही है, क्योंकि 15 मई को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और केविन वॉश उनके सक्सेसर बन सकते हैं।
अब बाजार की नजर पावेल की कमेंट्री पर है, खासकर इन्फ्लेशन और मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेकर उनके टोन पर। MCX पर गोल्ड की कीमत 1,49,954 रुपए प्रति ग्राम तक फिसल गई और ये 1,50,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे आ गया। वहीं सिल्वर ने बेहतर प्रदर्शन किया और करीब 0.5% की तेजी के साथ 2,38,450 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। फिलहाल सिल्वर में बाइंग मोमेंटम गोल्ड के मुकाबले ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है। टेक्निकल एनालिस्ट्स के मुताबिक निफ्टी के लिए 24,215 का स्तर शॉर्ट टर्म में काफी अहम रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अगर इंडेक्स इस स्तर को डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो 24,315 और फिर 24,450 से 24,500 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं नीचे 24,100 के नीचे फिसलने पर बाजार सेंटीमेंट फिर से कमजोर पड़ सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कल 30 अप्रैल को अपने Q4 वित्त वर्ष 2026 के नतीजे जारी करेगी और साथ ही फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान हो सकता है। ब्रोकरेजेस मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन्स पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। खासतौर पर रूरल डिमांड, अर्बन कंजम्पशन और वॉल्यूम ग्रोथ कमेंट्री बाजार के लिए सबसे अहम रहने वाली है। वारे एनर्जीज ने भी आज अपने Q4 रिजल्ट्स पेश किए, जिस पर रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर सेक्टर के निवेशकों की नजर बनी हुई है। आने वाले समय में कंपनी की ऑर्डर बुक ग्रोथ, मार्जिन आउटलुक और एक्सपेंशन प्लान्स इस सेक्टर की सेंटीमेंट डायरेक्शन तय कर सकते हैं। भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ मार्च महीने में घटकर 4.1% पर आ गई, जो पिछले 5 महीनों का सबसे निचला स्तर था। मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ऊंची एनर्जी प्राइसेस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस का असर अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पर भी दिखने लगा है। अगर क्रूड प्राइसेस लंबे समय तक $100 के ऊपर रहते हैं तो इंडस्ट्रियल रिकवरी और धीमी हो सकते हैं। एशियन मार्केट्स में आज मिक्स ट्रेंड देखने को मिला। जापान का निक्की करीब 1% गिरा, साउथ कोरिया का कॉस्पी भी हल्की कमजोरी में रहा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1% से ज्यादा चढ़ा। इन मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज के बावजूद भारतीय बाजार ने रिलेटिवली बेहतर प्रदर्शन किया, जिसकी बड़ी वजह मजबूत डोमेस्टिक अर्निंग सीजन रही। 28 अप्रैल के प्रोविजनल डेटा के मुताबिक FPIs ने 2,103.74 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की, जबकि DIIs ने 1,712.01 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की। पूरे अप्रैल महीने में FPI सेलिंग करीब 44,281 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जो बाजार और रुपए दोनों पर दबाव बनाए हुए है। कोटक सिक्योरिटीज के मुताबिक UAE का OPEC एग्जिट आने वाले समय में डी-डॉलराइजेशन ट्रेंड को बढ़ावा दे सकता है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में ऑयल ट्रेड सिर्फ US डॉलर में नहीं, बल्कि रुपी और युआन जैसी करेंसीज में भी बढ़ सकता है। भारत और UAE के मजबूत रिश्तों की वजह से इंडिया रुपी बेस्ड ऑयल ट्रेड की संभावना को मीडियम टर्म में सकारात्मक माना जा रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने की अफवाहों का असर अब ग्राउंड लेवल पर भी दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों में देश भर के 400 से ज्यादा फ्यूल स्टेशंस पर स्टॉक खत्म हो गया, क्योंकि लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी और डिमांड करीब 30 से 33% तक बढ़ गई। वेस्ट बंगाल, केरल और तमिलनाडु के एग्जिट पोल्स पर भी बाजार की नजर बनी हुई है, क्योंकि फ्यूल प्राइसिंग डिसीजंस को चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर रूलिंग पार्टीज को मजबूत समर्थन मिलता है तो सरकार के पास फ्यूल प्राइस हाइक जैसे टफ फैसले लेने की पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है। ITC आज सेंसेक्स का सबसे मजबूत शेयर बनकर उभरा और इसमें 3.79% की तेजी देखने को मिली। FMCG सेक्टर में अच्छे Q4 रिजल्ट्स की उम्मीद और डिफेंसिव बाइंग की वजह से निवेशकों का रुझान ITC की तरफ बढ़ा है। खासतौर पर कंपनी के FMCG एक्सपेंशन और रूरल डिमांड रिकवरी को लेकर बाजार काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। इंडसइंड बैंक के शेयर आज करीब 3.1% चढ़े और ये सेंसेक्स के बड़े गेनर्स में शामिल रहा। पिछले कई महीनों से स्टॉक दबाव में था, लेकिन अब कुछ एनालिस्ट्स मान रहे हैं कि स्टॉक में वर्स्ट केस प्राइसिंग काफी हद तक हो चुकी है और रिकवरी की संभावना बन सकती है। NTPC, ICICI बैंक और बजाज फिनसर्व आज के प्रमुख लूजर्स में शामिल रहे। NTPC पर बढ़ती कोल कॉस्ट और एनर्जी प्रेशर का असर देखने को मिला, जबकि ICICI बैंक और बजाज फिनसर्व पर RBI के नए ECL फ्रेमवर्क को लेकर मार्केट कॉशियस दिखाई दिया। मेटल सेक्टर में आज कमजोरी साफ दिखाई दी और JSW स्टील, हिंडाल्को तथा नेशनल एल्यूमिनियम जैसे बड़े शेयर गिरावट में बंद हुए। चीन के कमजोर इंडस्ट्रियल डेटा और ग्लोबल डिमांड स्लोडाउन की चिंता की वजह से मेटल कंपनियों पर दबाव बना हुआ है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यानी GRSE के शेयरों में आज करीब 7% की बड़ी तेजी आई। कंपनी का Q4 वित्त वर्ष 2026 का प्रॉफिट 24% और रेवेन्यू भी 29% बढ़ा। इससे साफ है कि डिफेंस शिप बिल्डिंग सेक्टर में ऑर्डर बुक और डिमांड दोनों मजबूत बने हुए हैं। बंधन बैंक ने आज फिर बाजार का ध्यान खींचा और शेयर करीब 11% चढ़ गया। बैंक का नेट प्रॉफिट 68% बढ़कर 534 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि GNPA घटकर 3.27% पर आ गया। इससे संकेत मिल रहा है कि बैंक की एसेट क्वालिटी धीरे धीरे सुधर रही है और टर्न अराउंड स्टोरी मजबूत हो सकती है। मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि अगर अमेरिका नेवल ब्लॉकेड हटाता है तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर विचार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में एकदम से $20 तक की गिरावट आ सकती है, जो भारत जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देशों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। आज 7 बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चले गए, जिसे टेक्निकल एनालिसिस में लॉन्ग टर्म बेरिश सिग्नल माना जाता है। इसका मतलब यह है कि बाजार की रिकवरी अभी ब्रॉड बेस्ड नहीं है और केवल कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में ही मजबूती दिखाई दे रही है।
ग्लोबल टेक सेंटिमेंट पर भी आज दबाव देखने को मिला क्योंकि ओपन एआई से जुड़ी कमजोरी की खबरों ने एआई स्टॉक्स को प्रभावित किया। अगर ग्लोबल एआई स्पेंडिंग में स्लो डाउन आता है तो इसका असर इंडियन आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज की फ्यूचर गाइडेंस पर भी पड़ सकता है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में भी तेजी बनी हुई है और एमवी फोटोवोल्टाइक पावर के शेयर आज 8.3% तक चढ़ गए। वारी एनर्जीज के मजबूत रिजल्ट्स के साथ मिलाकर देखें तो ये साफ संकेत मिल रहा है कि भारत का रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर सेक्टर तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। सीमेंट सेक्टर में मिक्स पिक्चर देखने को मिली। दालमिया भारत का Q4 प्रॉफिट करीब 11% घटकर 387 करोड़ रुपए रह गया, हालांकि रेवेन्यू में हल्की बढ़त रही। इससे साफ है कि सीमेंट सेक्टर में अभी कंपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। कल 30 अप्रैल को हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ साथ बजाज फिनसॉर्व, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स भी अपने Q4 रिजल्ट्स जारी करने वाले हैं। खासतौर पर बजाज फिनसॉर्व के इंश्योरेंस कमेंट्री, अडानी एंटरप्राइजेज के डाइवर्सिफाइड बिजनेस आउटलुक और अडानी पोर्ट्स के लॉजिस्टिक्स ग्रोथ नंबर्स पर बाजार की नजर रहेगी। इस हफ्ते बाजार पर 3 बड़े ग्लोबल फैक्टर्स का असर बना हुआ है। पहला, मिडिल ईस्ट और ईरान हॉर्मूज टेंशन, दूसरा क्रूड ऑयल प्राइसेस की सेंसिटिविटी और तीसरा ग्लोबल सेंट्रल बैंक इवेंट्स जैसे फेड मीटिंग और बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी अपडेट्स। डोमेस्टिक अर्निंग्स फिलहाल सपोर्ट दे रही हैं, लेकिन जब तक क्रूड प्राइसेस नीचे नहीं आते और एफआईआई सेलिंग कम नहीं होती तब तक मार्केट वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस की वजह से भारतीय शेयर बाजार बंद रहेगा, इसलिए 30 अप्रैल इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा। ऐसे में ट्रेडर्स और एफएनओ पार्टिसिपेंट्स कल पोजीशंस को लेकर ज्यादा एक्टिव और कॉशियस नजर आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद लंबा वीकेंड गैप रिस्क भी रहेगा।